नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे स्टाफ नर्स का पेपर। देखिए, स्टाफ नर्स के पेपर जो हैं अभी हो चुके हैं, उनके आंसर की भी जो है वो आ चुकी है। अब धीरे धीरे हम स्टाफ नर्स के पेपर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पर। इससे पहले भी हमने एक पेपर स्टाफ नर्स का डिस्कस किया था, उसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। इस पेपर की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच इज द लोएस्ट एल्टीट्यूड रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल में अलग अलग रेंजेस आती हैं। अब रेंजेस में आपको बताना है कि लोएस्ट एल्टीट्यूड जो है वो किसका है। तो लोएस्ट एल्टीट्यूड के धौलाधार का आता है, नहीं धौलाधार का तो नहीं आता। शिवालिक का क्या आता है? हाँ, शिवालिक का जो है वो लोएस्ट एल्टीट्यूड जो है वो आता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। शिवालिक का जो एल्टीट्यूड है वो 350 मीटर से लेकर जो है वो 1500 मीटर के बीच में जो है वो वेरी जो है वो करता है। हालांकि अगर हम दूसरी ओर देखते हैं तो बाकी की रेंजेस हाईएस्ट ही हैं इससे, धौलाधार, पीर पंजाल, झांसकर। अगर हम शिवालिक की ही स्पेसिफिक बात करते हैं तो ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसमें मुख्य रूप से आता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये टच करती है, जैसे सिरमौर हो गया, बिलासपुर, हमीरपुर, ना कांगड़ा को भी हल्का हल्का टच करती है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को भी ये टच जो है वो करती है। और अगर हम बात शिवालिक की करते हैं तो शिवालिक को मानक पर्वत के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और शिवालिक का मतलब होता है ट्रेसिस ऑफ शिवा। ये क्वेश्चन HPSSC के द्वारा बहुत बार पूछा गया है, ट्रेसिस ऑफ शिवा की किस रेंज से मिलता है, तो ये शिवालिक से जो है वो मिलता है। ठीक है जी, तो इतना सब शिवालिक के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश द मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल्स स्कीम इज रिलेटेड टू। तो हिमाचल प्रदेश में ये मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्कीम जो है वो बोलते हैं किस योजना से जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है। क्या एग्रीकल्चरल सब्सिडी है, यहाँ पर हायर एजुकेशन है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग है। जब यहाँ पर बात एम्प्लॉयमेंट और स्किल की हो रही है ना, तो वहाँ पर जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी बच्चों को। तो ये वोकेशनल ट्रेनिंग, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन ये कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही ये ऐसा आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप जानकारी रखते हैं, अप टू डेट हैं, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। और भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वो इजीली सॉल्व हो जाते हैं वैसे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। और देखिए, मैं बड़ी जेन्युइन बात आपको बताता हूँ कि अगर आपको ना अप टू डेट रहना है, मतलब आपको खबरें पढ़नी है कि कहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तब तो हम न्यूज़पेपर की कटिंग डालते हैं, वो पढ़ लिया कीजिए। हमारा वो न्यूज़पेपर वाला अलग से एक चैनल भी है, ठीक है, वो बात हो गई। परंतु अगर बड़ी डेप्थ में जानकारी लेनी है ना, तो पूरा न्यूज़पेपर खुद घर में लगवाइए, उसको अच्छे से पढ़ा कीजिए, उससे बहुत जानकारी आपको मिला करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एज ऑफ Feb 12, 2026। तो बोलते हैं फरवरी 12, 2026 तक जो है, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो है वो सीट है। अगर हम हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो हिमाचल में जो है वो 68 जो है वो विधानसभा की सीट्स जो है वो हैं। कितनी? 68 विधानसभा की जो है वो सीट्स हैं। ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन है, परंतु यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि और क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो कांग्रेस के द्वारा कितनी सीटें जीती गई हैं, बीजेपी के द्वारा कितनी जीती गई हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर जो हैं वो कितने हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इन 68 सीटों में से, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो 40 सीटों पर जो है वो विजय प्राप्त है उसको। बाकी बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी जो है वो 28 रिमेनिंग सीट्स पर जो है वो विजय है। इंडिपेंडेंट मेंबर अभी हमारे पास जो है वो कोई नहीं है इंडिपेंडेंट मेंबर। मुख्यमंत्री का नाम पता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर है। और लास्ट जो इलेक्शन हुए थे वो 12 नवंबर 2022 को जो था वो हुए थे। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए हिमाचल में विधानसभा के बारे में। आने वाले एग्जाम्स में देखना पक्का ये क्वेश्चन बनेगा, कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, बीजेपी की कितनी सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विद विच एक्टिविटीज ठोडा डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश मेनली एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि ये ठोडा डांस जो है वो किसके साथ जो है वो रिलेट करता है। अगर आपने जनरल अवेयरनेस वाली टेस्ट सीरीज हमारी डिस्कस की हुई है ना, तो वहाँ पर हमने जो है वो अलग से डांसेस के बारे में पढ़ा हुआ है। वीडियो एक्सप्लेनेशन में भी मैंने डांसेस बताए हैं। ठोडा डांस जो है ना, ये
एक्चुअली में महासू रीजन में जो है वो हुआ करता था। अब महासू रीजन में हुआ करता था ये बो एंड एरो का जो है वो एक डांस होता है। आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर बहुत बार ठोडा डांस की वीडियो जो है वो वायरल होती हैं। इसमें आर्चरी एंड मार्शल ट्रेडिशन को जो है वो दिखाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो आर्चरी और मार्शल ट्रेडिशन के साथ जो है ये ठोडा डांस जो है वो संबंधित है। तो ठोडा डांस के बारे में पता चल गया। हिमाचल में और भी बहुत सारे डांसेस जो हैं वो होते हैं, परंतु यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपको चीज़ बताना चाहूँगा, वो है लदराचा फेस्टिवल के बारे में। ये जो लदराचा फेस्टिवल है ये कहाँ पर जो है वो होता है। वैसे तो हम डिस्ट्रिक्ट की जब भी बात करते हैं तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है वो होता है, परंतु स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ये काजा में जो है वो होता है। काजा में ये होता है और अगस्त महीने में जो है ये होता है। मैं क्यों ये गौर कर कर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमने कुछ एक किताबों पर जो है वो जुलाई भी जो है वो पढ़ा है कि जुलाई में ये होता है। नहीं, जुलाई में ये नहीं होता, ये अगस्त में होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अभी देखिए हमने भी जुलाई में ही जो है वो पढ़ा है, कई बार पहले इससे पहले बताया भी है कि जुलाई में होता है, परंतु अभी नए का कन्फर्मेशन मिली है और उसमें देखिए उसमें ये बात क्लियर हुई है कि लदराचा ना पहले मनाया जाता था जुलाई के महीने में, और किब्बर में जो था ये मनाया जाता था। और यहाँ पर ना ट्रेड करने के लिए लोग आते थे, रामपुर से, लद्दाख से, बुशहर से, स्पीति से, यहाँ सबसे जो है वो ट्रेड करने लोग जो था वो आते थे। परंतु अब ये ट्रेड बंद हो चुका है, तिब्बतियन ट्रेड अब बंद हो चुका है और अब इसको काजा में मनाया जाता है और अगस्त महीने में तीसरे वीक में जो है ये मनाया जाता है। तो ये आपने लदराचा के बारे में जो है ध्यान रखना। मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, आगे हिमाचल जीके का कोई सेशन आएगा तो उसमें भी इस क्वेश्चन को ज़रूर ऐड किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज प्राइमरली यूज्ड फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस भी देखेंगे तो गंगा नदी हिमाचल में नहीं बहती, ब्रह्मपुत्र नहीं बहती, नर्मदा नहीं बहती, सिर्फ सतलुज नदी ही हिमाचल में बहती है और सतलुज नदी ही जो है वो इसका यही जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल में जो है वो लाई जाती है ज़्यादातर। फिर इनमें से हिमाचल में सिर्फ 5 नदियां ही तो बहती हैं। 5 नदियों में सतलुज नदी आता है, ब्यास नदी आता है, रावी आता है, चेनाब आता है, यमुना आता है। इन टर्म ऑफ लेंथ सतलुज नदी सबसे लंबी नदी है। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर आप बात करेंगे तो चेनाब नदी सबसे बड़ी नदी जो है वो है। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर आप बात करते हैं तो चेनाब नदी सबसे बड़ी है। और अगर सबसे छोटी नदी अगर आप देखेंगे इन टर्म ऑफ लेंथ तो यमुना नदी जो है वो सबसे छोटी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। ये बड़ी बेसिक जानकारी जो है वो नदियों के बारे में है। अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में भी जानकारी आपको चाहिए कि एक तो ऐसा करेंगे ना कि अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के ऊपर अलग से ही एक वीडियो लेकर आ जाएंगे ताकि वहाँ से मोस्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपके क्लियर हो सके। परंतु डोंट नो कि आपका रिस्पांस कैसा होगा, तब तक के लिए हम ऐसे ही कुछ प्रोजेक्ट जान लेते हैं जो सतलुज नदी के ऊपर बने हुए हैं। जैसे कि नाथपा जाखड़ी परियोजना हो गया, ये सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। वैसे ही जांगी थोपन परियोजना है, ये सतलुज रिवर बेसिन पर किन्नौर में बनी हुई है। सोंगटोंग परियोजना है, वैसे तो ये किन्नौर में स्थित है, ये भी रिवर तो बेसिन इसका सतलुज ही जो है वो सोंगटोंग का जो है वो आता है। एक वैसे ही जो है वो खाब परियोजना आती है, ये भी किन्नौर में है, सतलुज रिवर बेसिन में जो है ये बनी हुई है। रिवर बेसिन की बात है यहाँ पर एग्जैक्टली जो है वो की जा रही है। वैसे ही रिवर बेसिन के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो सोंगटोंग परियोजना है ये कितने मेगावाट की जो है वो परियोजना है। तो सोंगटोंग परियोजना 450 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। अगला क्वेश्चन अब देखिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो चलते हैं। बोलते हैं हु सेट अ न्यू कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप रिकॉर्ड फॉर इंडिया इन दी वुमेन 48 कैटेगरी इन अगस्त 2025। यहाँ पर एक तो मैंने आपको ना ये स्पेसिफिक वे में बताया है कि जो मीराबाई चानू खेलती हैं वो किस वेट कैटेगरी में खेलती हैं, तो वो 48 कैटेगरी में खेलती हैं। और अगस्त महीने में ही हमने पिछले साल ये पढ़ा था, मीराबाई चानू इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उस टाइम ये क्वेश्चन पढ़ा गया था और उत्तीर्ण सीरीज में हमने पढ़ा था। इनकी वेट कैटेगरी भी मैंने आपको बताई थी क्योंकि कई बार उसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं, तो इनके बारे में इतना याद रहेगा, ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, इतना काफ़ी है। आगे बोलते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 India achieved a remarkable milestone in the defense sector. What is approximate value of defense export record in that? तो बोलते हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भारत का जो रक्षा क्षेत्र है उसमें उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुई है। और बोलते हैं इस वर्ष में जो है वो कितनी, बोलते हैं इस वर्ष जो है वो रक्षा निर्यात में जो है वो कितनी अनुमानित मूल्य जो है वो इसका रहा है, तो 23,600 करोड़ जो है वो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 23,600 करोड़ जो है ये रहा है। अब यहाँ पर क्या कितना पुराना ये क्वेश्चन है, क्या इस तरह के क्वेश्चन रेलिवेंट हैं,
वैसे तो ना टू बी वेरी ऑनेस्ट किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि ये डेटा बच्चों के लिए याद रखना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, परंतु ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इस बार फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात भी हम ज़रूर यहाँ पर कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसके द्वारा जो है वो कितना जो है वो हिट किया गया है, तो इस बार जो है वो 38,424 करोड़ रुपया जो है वो हिट किया गया है एक्सपोर्ट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2026 वाज 38,424 करोड़। ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। ये तो हमने ना यहाँ पर पिछले साल वाला पढ़ा, मतलब पिछले साल, एक साल से भी ज़्यादा पुराना ये क्वेश्चन है। ये इस बार अभी स्टाफ नर्स के एग्जाम में पूछा गया था। तो क्वेश्चन कितना भी पुराना पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट वन ही जो है वो पूछा जाएगा, कितना भी पुराना क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते। अगला क्वेश्चन हम पढ़ें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले अपने जो आपके पेपर आ रहे हैं, टीचर के पेपर आ रहे हैं और भी कोई टेक्निकल पेपर आ रहे हैं जिनमें आपको जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन कवर करने में दिक्कत हो रही है, तो आप हमारी जर्नल अवेयरनेस वाली टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज में देखिए आपके पास बहुत कम समय है अभी, तो टाइमली जुड़ जाइए, अपना पूरा सिलेबस कवर कीजिए, सारी चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि हिमाचल जीके हो गया, यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हो गया, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताई गई है। बाकी भी चीज़ें हैं, परंतु जो वीडियो एक्सप्लेनेशन उसके साथ चीज़ें आपको बताई गई हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करेंगे वो आपको हेल्प करेंगे। तो इस टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़िए। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स इस टेस्ट सीरीज में हमने रखी हैं, 500 ही। अब जितने बच्चे जुड़े उतने जुड़े। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। बाकी अगर आप तैयारी पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज अलग से है और उसका स्लॉट 4 है, उसमें आप जुड़ जाइए। इन दोनों एग्जाम की तैयारी आप एक ही टेस्ट सीरीज से कर पाएंगे। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का सिलेबस भी आ चुका है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चाहिए, कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज चाहिए, तब आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वाले टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाइए। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। चलिए जी, जुड़ जाना जहां भी आपको अप्रोप्रिएट लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच पॉलिटिकल पार्टी रिमेन्ड इन अनइंटरप्टेड पावर इन वेस्ट बंगाल फॉर 34 ईयर। तो बोलते हैं कि वेस्ट बंगाल में 34 ईयर तक जो है वो लगातार सत्ता में कौन सी पार्टी बनी रही थी। तो अभी तो वेस्ट बंगाल में इलेक्शन भी हो रहे हैं, अगर न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, सुनते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं, तब ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो वहां पर जो अनइंटरप्टेड पार्टी 34 सालों तक रही है तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही आंसर। CPIM जो है ये पार्टी है, कौन सी? CPIM ये पार्टी जो है वो है। आप कहेंगे कि क्या ये ममता बनर्जी की पार्टी है? ठीक है, ये भी पता होना चाहिए ना आपको कि ममता बनर्जी की पार्टी जो है वो कौन सी है और ममता बनर्जी कौन सी पार्टी से संबंध रखती हैं। तो ममता बनर्जी की पार्टी है TMC, AITC भी इसको बोलते हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो इसको बोलते हैं। ठीक है, TMC पार्टी से जो है ममता बनर्जी संबंध रखती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि ममता बनर्जी TMC से संबंध रखती हैं, CPIM अलग वाली पार्टी है। अभी वहाँ पर बीजेपी जो है वो सत्ता में जो है वो आई है, बीजेपी सत्ता में आई है। उसके बारे में क्वेश्चन पढ़ लेंगे करंट अफेयर में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग काउज्ड द रिएक्शनरी स्वदेशी मूवमेंट अक्रॉस इंडिया इन द अर्ली 1900। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसने 1900 के दशक की शुरुआत में भारत पर जो है वो प्रतिक्रियावादी स्वदेशी आंदोलन का जो है वो कारण बना। तो भारत में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना, वो क्या रीज़न रहा था उसके पीछे पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था वो एक रीज़न रहा था। क्या? पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये ध्यान रखना है आपने, पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन डी सही आंसर है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ कौन से ईयर में था? ये 1905 में जो था वो हुआ था। परंतु अभी आपको पता है पेपर का ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया एग्जैक्टली कब हुआ था? ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ था वो एग्जैक्टली कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को जो था वो हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 आपने जो है वो इसका एग्जैक्टली ध्यान रखना है, क्योंकि अब तो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये एग्जैक्ट ही डाटा याद रखना पड़ता है। महात्मा गांधी की असैसिनेशन जो है वो कौन से ईयर में हुई थी, या फिर कौन सी डेट को महात्मा गांधी की असैसिनेशन जो था वो हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए था। महात्मा गांधी की असैसिनेशन 1948 में हुई थी, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। 78 ईयर के महात्मा गांधी हुआ करते थे। महात्मा गांधी की जहाँ पर समाधि है उसको राजघाट के नाम से जो है वो जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह 1857 में ही हुआ था। भगत सिंह की बात करते हैं कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इनको जो है वो कब फांसी की सज़ा जो था वो
वो दी गई थी। तो इनको जो है वो लाहौर जेल में, लाहौर सेंट्रल जेल पाकिस्तान में 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा जो था वो दी गई थी। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना 23 मार्च 1931 को। और जब महात्मा गांधी की डेथ हुई जनवरी 30 को, तब हम उसको याद करने के लिए मार्टर डे मनाते हैं, शहीदी दिवस मनाते हैं। और सेकेंडरी रूम वे में बात करें तो जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी तब 23 मार्च को दी गई थी। तो 23 मार्च को भी मार्टर डे जो है वो इंडिया में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, शहीदी दिवस 23 मार्च को भी जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश्ड। तो 1000 बार मैंने बताया है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में, और मैंने ना अभ्यास सीरीज में देखना है सच क्वेश्चन इससे बने हैं, टेस्ट सीरीज में भी शायद इससे क्वेश्चन जो है वो होंगे। ये ध्यान रखना है आपने कि कौन सा आर्टिकल इंटर स्टेट काउंसिल से संबंधित है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो आर्टिकल नंबर 263 आता है। ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जब भी आर्टिकल 263 आपको बताया गया है उसी टाइम आर्टिकल 262 भी जो है वो बताया गया है। ये बात करता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की। ठीक है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की ये बात करता है। तो ये वाटर डिस्प्यूट के ऊपर बात करता है। और आर्टिकल 263 जो है वो किसके ऊपर बात करता है, ये इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर जो है वो बात जो है वो करता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इंटर स्टेट काउंसिल की भी बात हो रही है, वाटर डिस्प्यूट की भी बात हो रही है। वाटर डिस्प्यूट अलग अलग नदियों के ऊपर जो है वो अलग अलग स्टेट्स का चला हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोदावरी नदी वाटर डिस्प्यूट है, 1969 से चला आ रहा है। और बोलते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे स्टेट इसमें इन्वॉल्व हैं। कृष्णा नदी वाटर डिस्प्यूट है, इसमें भी जो है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र स्टेट जो है वो इन्वॉल्व हैं। तो ये और भी बहुत सारे स्टेट हैं जिनके बीच में वाटर डिस्प्यूट जो है वो चला हुआ है। वाटर को लेकर ही लड़ाई है। हिमाचल और पंजाब के बीच में भी कई बार देखने को मिलता है आपको कि पानी हिमाचल से जाता है, पंजाब कुछ और बोलता है, आगे पंजाब हरियाणा का अलग से देखने को मिलता है। ठीक है, ये वाटर डिस्प्यूट चले रहते हैं। आगे क्या बोलते हैं व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक इनकम फॉर बैंक्स। तो बैंकों के लिए आय का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। पहले बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन्स एंड इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, कि ऋण पर लिए गए ब्याज और जमा पर दिए गए ब्याज के बीच का अंतर जो है, यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बैंक को है। मनी दे रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट से जो मनी आती है वो सोर्स ऑफ इनकम है। और बोलते हैं कि बोलते हैं द फीस दे चार्ज्ड फॉर इशूइंग चेक, की चेक के लिए जो पैसा वो लेते हैं वो है। फिर आगे बोलते हैं यहाँ पर कि सर्विस चार्जेस फॉर ओपनिंग अकाउंट, की जो अकाउंट ओपन करने के लिए सर्विस चार्ज लेते हैं वो है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं कि जो बैंक पैसा कमाता है, बैंक का सोर्स जो है वो क्या है। ठीक है, बैंक का सोर्स जो है वो हमेशा ही आपने ध्यान रखना है। तो देखिए बैंकों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है जो ऋण पर जो ब्याज उनको आता है या फिर जमा पर जो ब्याज वो देते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो एक बार ऑप्शंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व जो है वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश स्ट्रेंथन द पावर ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड क्रिएटेड न्यू सोशल इनइक्वालिटीज। तो बोलते हैं कि अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई किस प्रणाली ने जमींदारों की शक्ति को मजबूत किया और नई सामाजिक असमानताएं जो है वो पैदा की। अगर अंग्रेजों की हम बात करते हैं तो अंग्रेजों के द्वारा एक जमींदारी प्रथा जो था वो स्टार्ट की गई थी। जमींदारी प्रथा स्टार्ट की गई थी और जमींदारी में जमींदारों की शक्तियों को जो है मजबूत किया गया और वहाँ से सामाजिक असमानताएं आई, लोगों का शोषण होने लगा, अलग अलग आंदोलन जो है वो होने लगे थे उसके बाद। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर विच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन मध्य प्रदेश इन 2025 प्रोवाइड्स रियल टाइम ट्रैकिंग एंड अलर्ट टू हेल्प प्रिवेंट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट। तो बोलते हैं कि 2025 में बोलते हैं कि कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के द्वारा जो मानव और हाथी के बीच में संघर्ष होता है। अक्सर देखने को मिलता है कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि आज आपको पता है अर्बेनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। खैर इसके लिए जो ऐप चलाया गया है वो गज रक्षक ऐप जो है वो चलाया गया है। यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना था, ऑप्शंस पढ़नी थी। फॉरेस्ट वॉच ऐसा कोई ऐप नहीं हो सकता, गज हाथी को बोलते हैं तो वही ऐप होना था। प्रोजेक्ट एलिफेंट अलग है वो भी गलत हो जाता, या फिर यहाँ पर रक्षा सेतु इस तरह का कोई ऐप नहीं होता। तो ये टिक करना और आंसर करना बड़ा इजी था अगर आप विद प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड शायद करते। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा लोकेटेड इन द लोअर रीचेज ऑफ बंगाल रीजन इज फॉर्म्ड बाय गंगा टुगेदर
विद विच अदर मेन रीजन, तो बोलते हैं रिवर, तो बोलते हैं कि सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं बंगाल क्षेत्र के निचले इलाकों में सुंदरवन डेल्टा गंगा और किस प्रमुख नदी के द्वारा निर्मित होता है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित जो है वो होता है। ऑप्शन इसका सी जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच माइलस्टोन डिड थाईलैंड्स कुनुलवुत विति दर्शन अचीव इन जून 2025। अब देखो जिस भी शिफ्ट का ये पेपर था ना, उस शिफ्ट का लक थोड़ा सा बड़ा बैड रहा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही ऐसे ऐसे पूछे गए ना उठा कर, मतलब 1 साल से भी ज़्यादा पुराने क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो बोलते हैं कि जून 2025 में थाईलैंड के जो कुनलवुत विति दर्शन है, इन्होंने जो है वो कौन सी उपलब्धि हासिल की है, ये रीच्ड वर्ल्ड नंबर 1 इन मेन सिंगल बैडमिंटन, ये उपलब्धि इनकी है। पुरुष एकल बैडमिंटन में विश्व नंबर 1 पर ये पहुंचे हैं। ठीक है जी, ये इनकी उपलब्धि है। आगे बोलते हैं अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल विच प्रॉपर्टी शोज आ डेफिनिट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो उसको जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बोलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो होती है पीरियोडिक टेबल में, बोलते हैं ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इंक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आगे बोलते हैं विच रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर्स प्रोड्यूसेस पोलन, तो फूलों का कौन सा जो है वो अंग, प्रजनन अंग जो है वो पोलन जो है वो उत्पन्न करता है, तो ये जो है वो होता है स्टेमन। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका, पुंकेसर इसको जो है वो बोलते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी टेलीग्राम पर। आगे बोलते हैं द मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और मैग्नेटिक डिप इज मैक्सिमम 90 डिग्री एट, तो ये कहाँ पर होती है मैक्सिमम, मैग्नेटिक पोल पर ये मैक्सिमम होती है। ऐसा क्वेश्चन HPSSC पूछता था अलग फॉर्म में कि मैक्सिमम कहाँ पर होती है। अब ये चलते हैं थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन, तो इनको तो आप सॉल्व कर लेना, पीडीएफ में ये रीजनिंग वाला सेक्शन दे दूंगा, ज़्यादा टफ नहीं है। कोई टफ लगेगा तो बता देना, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपके साथ शेयर कर देंगे। आगे यहाँ पर इंग्लिश का क्वेश्चन है, करेक्ट आपको यहाँ पर आर्टिकल बताना है। नाउ डेज डैश फोकस ऑफ एडवर्टाइजिंग इज इंक्रीजिंगली सीन एज अ डेलिकेट टॉपिक, तो बोलते हैं नाउ डेज द हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले में बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट बाय एक्सेप्टिंग द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयज ही कंप्लीटेड 2 टास्क विद 1 एक्शन, तो 2 टास्क विद 1 एक्शन, ये वाली लाइन यहाँ पर अंडरलाइन होगी, कंप्लीटेड 2 टास्क विद 1 एक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे तो किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ये एक तरह से ईडीएम जो है वो आता है, ईडीएम में ही किल्ड 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, ये इसका सही हो जाएगा। आगे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट द हाईलाइटेड फ्रेज विद 1 वर्ड, तो बोलते हैं लीला इज टू नई टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ व्हाट वाज बीइंग सेड रेदर सी इज समवन हु इजीली बिलीव एवरीवन, तो इसका जो है वो हो जाएगा क्रेडुलस जो है वो इसका हो जाएगा, ये ध्यान रखना, क्रेडुलस इसका होगा। आगे बोलते हैं मोहन डैश कलम डैश बहुत सुंदर पत्थर लिखा, मोहन ने कलम से, ने से इसका हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही आंसर है। पलक लगना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो पलक लगना का अर्थ होता है नींद आ जाना, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। मेरी पलक लग गई थी, आंख लग गई थी। आगे बोलते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका मतलब है कि परिश्रम बहुत ज़्यादा किया, लाभ बहुत कम उसका मिला, ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे 2026 विच अवार्ड वाज कॉन्फर्ड ऑन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला, तो शुभांशु शुक्ला को जो है वो रिपब्लिक डे पर कौन सा अवार्ड दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, अपना आंसर आप कमेंट कर बताएंगे। ये क्वेश्चन भी स्टाफ नर्स में पूछा गया था और हमने भी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, तो जल्दी से कमेंट कर आप अपना आंसर बताइए। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।